उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग। कुछ लोगों से काम नहीं चलेगा, सभी लोगों को कंफर्म करना पड़ेगा एक बार, और वो भी जल्दी जल्दी। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं है। कंफर्म करिए एक बार जल्दी से। प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे सभी। ठीक। सब पेरीहिलियन टुमारो, यस। कल पेरीहिलियन 3 और 4 जैन को होता है ना। और एपीलियन कब होता है? वॉइस ओके है? ठीक, ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके ओके। तो स्टार्ट किया जाए। सर कानपुर में कुछ ज़्यादा ही है ठंड। हाँ यार, कानपुर में ज़्यादा ही। अभी तक पढ़ नहीं रही थी और पढ़ी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और पता है आज मम्मी ने इनर भी धुल डाली। मतलब कल क्या है, कल बहुत सर्दी लग रही थी, इनर निकाली पहनी। ठीक है, एक ही दिन पहनी तो पूरा दिन भी नहीं, नहा के पहनी थी और रात में उतार दी थी सोने से पहले। और मम्मी सुबह उठी धुल डाली। अब जो सुबह उठ के पूछे कहाँ नहीं, तो वो तो धुल डाली। हमने क्यों भैया? बोले हमें लगा तुमने एक हफ्ते से पहन रहे हो। हमने कहा ले हो, कोई वही नहीं है। पेन कहाँ गया यार? फिर कमरे में है आंटी जी एक, जो मतलब साफ़ सफाई करने आती हैं, तो वो अलग से अड़काए पड़ी हैं। बोल रही क्या ये लगा दियो यहाँ पर, छूट नहीं रहा है नीचे। मैंने कहा जो नहीं सो आज है ना। चलो भाई स्टार्ट करें फिर। संगम एज। सर जी आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? हिमांशु क्यों नहीं पढ़ते? याद करो बेटा, कल तुम मेरा कम्बल उठा ले गए थे सोते से, इसलिए मैं तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। ठीक, चलो 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 चलो। हाँ, प्यासी हूँ सर। अच्छा, इतनी सर्दी में प्यास लग रही? चलो भाई, तो संगम एज की बात करते हैं। अब संगम एज है क्या, बताते हैं क्या है। तो तुम्हें पीलियोलिथिक के बारे में पता होगा तुम्हें। हम्म हमारी, अगर हम देखें हिस्ट्री की क्लास, आई एम नॉट सेइंग हिस्ट्री, मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री की क्लास हमारी शुरू हुई थी पीलियोलिथिक से। ठीक है, पीलियोलिथिक, देन उसके बाद हम आए थे मीजोलिथिक। ठीक है, मीजोलिथिक, देन उसके बाद आए हम नियोलिथिक। नियोलिथिक, देन उसके बाद आए हम चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक, एंड साथ ही साथ देन हम आए ब्रॉन्ज एज। आए कि नहीं आए? देन उसके बाद आयरन एज, है कि नहीं? यही तो सब हम देख रहे थे। लेकिन कहाँ देख रहे थे? अगर तुम देख रहे हो तो यहीं का सब सिस्टम चल रहा था कि नहीं चल रहा था यहाँ पर। चाहे ब्रॉन्ज एज की बात कर लो, ये हड़प्पा वाला हो गया, चालकोलिथिक भी यहाँ पर था आपका, चालकोलिथिक, है कि नहीं? तो यहाँ यहीं तक अभी सिर्फ नॉर्थ इंडिया, या फिर मैं बोल दूँ एक तरह से, ज़्यादा साउथ ऑफ इंडिया हम गए नहीं थे। साउथ इंडिया की हिस्ट्री अभी हमने पढ़ी नहीं है। अभी हमने सिर्फ नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है। आज के लेक्चर में हम लोग आज के लेक्चर से हम लोग पढ़ने वाले हैं साउथ इंडिया की भी हिस्ट्री। ये साउथ इंडिया में क्या चल रहा था भाई? फॉग तो नहीं चल रहा था, तो फिर क्या चल रहा था? तो साउथ इंडिया में जो है हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वगैरह मिलते हैं, वो सीधा, एक सेकेंड, वो सीधा हमें पीलियो नहीं, मीज़ो नहीं, नियो नहीं, एक्चुअल ऐसा नहीं कि पीलियो मीज़ो नियो था नहीं वहाँ पे, ऑब्वियस ही बात है, ऐसा तो नहीं सफाचट होगा। लेकिन वहाँ पर ब्रॉन्ज एज नहीं था। ब्रॉन्ज एज क्यों नहीं था, इसको गेस करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ब्रॉन्ज एक एलॉय है और कॉपर और टिन का एलॉय है। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज एज डेवलप हुआ। हड़प्पन एज जिसको बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से कॉपर उठाते थे। ठीक है, यहाँ यहीं पे हमें कॉपर की माइंस देखने को मिली, जैसे खेतड़ी माइंस इन राजस्थान, मलज खंड इन मध्य प्रदेश, और ऊपर अफगानिस्तान से टिन उठाते थे। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज एज अच्छे से डेवलप हो गया। लेकिन यहाँ पर कहाँ से ब्रॉन्ज आएगा? तो यहाँ पर ब्रॉन्ज एज नहीं, यहाँ पर सीधा आयरन एज डेवलप हुआ। पीलो मीजो नियो के बाद आप बोल सकते हैं कि सीधा आयरन एज डेवलप हुआ, और यहीं से हमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है। पीलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज या फिर लेटर स्टोन एज, और इसको बोलते हैं न्यू स्टोन एज। और ये हमारा चालकोलिथिक मतलब कॉपर एज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम साउथ इंडिया का आयरन एज पढ़ने वाले हैं।
आयरन एज मतलब ये हो गया कि वहाँ के लोग आयरन का यूज़ करते थे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, वो लोग ब्रॉन्ज़ के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि ब्रॉन्ज़ वो लोग नहीं बना पाते थे। ब्रॉन्ज़ क्यों नहीं बना पाते थे? क्योंकि उसका कारण था, एक सेकेंड रुकेंगे, ठीक है। अब कारण क्या था उसका? क्योंकि कॉपर तो चलो ऊपर से मिल जाता, लेकिन टिन कहाँ से लाते? तो टिन तो ला ना सकते, तो इसीलिए फिर यहाँ पर हमें सीधे ब्रॉन्ज एज से पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो पहली बात, नो ब्रॉन्ज एज इन साउथ इंडिया, बट मेगालिथिक एज यहाँ पर देखने को मिली। मेगालिथ का मतलब क्या होता है? जैसे पीलियोलिथिक ओल्ड स्टोन, पीलियो मतलब ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन, मीजोलिथिक, मीजो मतलब मिडिल और लिथिक का मतलब स्टोन, नियोलिथिक न्यू स्टोन, ठीक है। तो उसी तरह मेगालिथ की जब हम बात करेंगे तो मेगा का मतलब हो गया बड़ा और लिथ का मतलब स्टोन, बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर, ठीक है। और इसी को हम आयरन एज इन साउथ इंडिया बोलते हैं। अब ये बड़ा पत्थर क्या है? क्या बड़ा पत्थर? तो एक्चुअल में ये लोग जो अपनी ग्रेव बनाते थे, ग्रेव मतलब कि जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको दफना के यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रख दिया करते थे, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के पत्थर हैं, जैसे जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। ये आपका, इसको बोलते हैं मेनहीर, ठीक है, मेनहीर बोला जाता है इसको। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जहाँ पे 3 पत्थर इस फॉर्मेट में रखे हुए हैं, इसको डॉलमेन बोलते हैं, ठीक है। डॉलमेन मतलब इसको कैंडल वैंडल मत समझ लेना, मेरा कहने का मतलब है ये आपका ग्रेव टाइप है, जो कि ऐसा देखो, ये मेगालिथ अक्रॉस दी वर्ल्ड हमें देखने को मिला। लोग ग्रेव्स में पत्थर रखते थे ऐसे बड़े बड़े। हमें इंडिया में ये 2 तरह का स्ट्रक्चर मिला, मेनहीर और डॉलमेन, ठीक। ये हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? बिकॉज हिस्ट्री हो और टाइम पीरियड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे केमिस्ट्री हो, एक्सेप्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं? तो पॉलिटी आर्टिकल के बिना अधूरी है, केमिस्ट्री एक्सेप्शन के बिना अधूरी है, तो हिस्ट्री डेट के बिना अधूरी है। तो हिस्ट्री में ये अगर हम डेट की बात करें, जो हम टाइम पीरियड की बात करने जा रहे हैं, इट इज़ रफली 1500 से लेके 1600 BC, सॉरी 600 BC। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो हड़प्पन एज क्या था? 2500 से लेके 1750, या फिर हम 1500 बोल सकते हैं एट मैक्स लेटर, जो हमारा हड़प्पन फेज था। तो उसके बाद हमारा तो यही चालू हुआ था वैदिक एज। वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में आयरन आया था ना, तो वही बोल सकते हो कि यहाँ पर उस समय आयरन एज, ठीक है, उसी टाइम पीरियड की हम बात करें, 1500 से लेके 600 BC। कहीं कहीं हो सकता है आपको 1000 BC भी देखने को मिल जाए, 1000 से लेके 600 BC। और ऐसा कहीं कहीं ये भी हो सकता है देखने को मिल जाए कि 1000 से लेके 600 नहीं, 500, 400, 300, यहाँ तक कि 100 BC तक भी आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि 100 BC तक के भी हमें यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। लेकिन इन जनरल जो हम टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं वो है 1500 से लेके 600 BC का जो टाइम पीरियड है उसको, ठीक। अब यहाँ के लोग ब्लैक एंड रेड वेयर यूज़ करते थे पॉटरी, बिकॉज अगर आप ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हड़प्पन एज में यही टाइप ऑफ पॉटरी चलती थी, और यही टाइप ऑफ पॉटरी आपको देखने को मिली कहाँ पर? जो हमारा अर्ली वैदिक एज था। लेटर जब हम वैदिक एज में आए थे तब हमें NBPW मिला था, यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये मिला था लेटर वाले में, याद करो, लेटर वाले में मिला था ना, अर्ली वाले में तो ब्लैक एंड रेड वेयर मिला था। तो ऐसे याद कर लो, अर्ली से ही तो शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो पॉटरी मिलेगी वो ब्लैक एंड रेड वेयर होगी। और ये जो कम्युनिटी थी साउथ इंडिया की, ठीक है, साउथ इंडियन कम्युनिटी, यहाँ पर ये पगड़ी उगड़ी देख के राजस्थानी मत समझ लेना, यहाँ पर हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। पैस्टोरल कम्युनिटी थी। ऐसा नहीं कि इनको एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था, दे न्यू अबाउट द एग्रीकल्चर, लेकिन ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे। ये पैस्टोरल कम्युनिटी थे, जैसे कि अर्ली वैदिक एज वाले थे। अगर आपको याद आ रहा हो, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में क्या डिफरेंसेस थे? बहुत सारे डिफरेंसेस थे। जैसे कि यहाँ पर किसी और गॉड की वर्शिप करते थे, यहाँ पर किसी और गॉड की। यहाँ पर वुमेन की कंडीशन अच्छी थी, यहाँ पर वुमेन की कंडीशन अच्छी नहीं थी। यहाँ पर आयरन के बारे में नहीं जानते थे, आयरन के बारे में जानते थे। और ये वाली जो कम्युनिटी थी वो पैस्टोरल थी, चरवा थी, यानी कि ये हमारे गाय भैंस इन सबको चराते थे। और यहाँ पर धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर, क्योंकि आयरन आया, आयरन आएगा तो क्या होगा? आयरन आएगा तो धीरे धीरे डिफरेंट टाइप्स के टूल बनेंगे। टूल मतलब कि, है ना, काटने वाटने के लिए। और यहीं पे लेटर वैदिक एज आता है। और टूल के साथ और क्या बनेगा? आप मुझे बताओ, जब लेटर वैदिक एज में लोग एग्रीकल्चर क्यों प्रैक्टिस करने लगे? क्योंकि यहाँ पर अब जब आयरन की डिस्कवरी हो गई तो आयरन से, जैसे आज भी आपको पता है जो वो प्लॉ बनता है ना, जो हल होता है, तो वो भी आयरन के उसमें वो लगे होते हैं। सिड्डल जो होता है, सिड्डल जानते हो कि नहीं जानते हो, जिससे बीज बीज बोए जाते हैं, तो वो सब आयरन के बने होते हैं। और आयरन के ही हमारे जो शस्त्र होते हैं लड़ने के लिए,
तलवारें वलवारें वो भी तो आयरन की बनती हैं। तो जब आयरन आता है तो एग्रीकल्चर भी आता है और लड़ाई भी होती है। ये चीज़ हम लेटर वैदिक एज में देख चुके हैं और अब वही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। कैसे? तो हम साउथ इंडिया की जब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो चेरा चोला पांड्या के उनका नाम ना है ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले जो हमारी साउथ इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो चेरा चोला पांड्या से शुरू होती है, ठीक है, जिसको कि हम संगम पीरियड बोलते हैं। अब संगम पीरियड क्यों बोलते हैं इसका कारण अभी आपको पता चलेगा आखिर तक, लेकिन इसको हम संगम पीरियड बोलते हैं। और ये हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं? जब हम संगम पीरियड बोलते हैं तो ये हम बात कर रहे हैं, आप ये समझ के चलो कि 3rd सेंचुरी BC से लेकर टू 3rd सेंचुरी AD। 3rd सेंचुरी AD, 3rd सेंचुरी BC का मतलब 200 से लेके 300 BC तक का टाइम पीरियड हो जाएगा। तो नहीं आपका, आप ये बोल सकते हो कि 300 BC ऑनवर्ड्स, 300 BC ऑनवर्ड्स टिल टिल व्हाट, टिल 300 AD, ये टाइम पीरियड है आपका संगम पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे चेरा चोला पांड्या का यहाँ पर पूरा सिस्टम बना के रखा था इन लोगों ने। यहाँ पर कहाँ पर ये संगम जब मैं बोल रहा हूँ तो ये हम बात कर रहे हैं एरिया लाइंग साउथ ऑफ विच रिवर, एरिया लाइंग साउथ ऑफ कौन सी रिवर बोलूँ? गोदावरी बोलूँ, कृष्णा बोलूँ, कावेरी बोलूँ, कौन सी? ये तो 3 प्रमुख नदियाँ हैं साउथ इंडिया की। अब भाई कावेरी तो यहाँ पे, कावेरी तो ये तो होगी नहीं, है कि नहीं? कावेरी तो होगी नहीं, यहाँ पर बहती कृष्णा, तो एरिया लाइंग साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है, साउथ ऑफ कृष्णा रिवर। ये है हमारा संगम पीरियड जहाँ पर चेरा चोला पांड्या थे। लेकिन ये चेरा चोला पांड्या ऐसे नहीं आ गया कि भगवान ने इनको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये लो भाई चेरा यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ थोड़ा छोला दे देते हैं, यहाँ पांड्या देते हैं, चलो भैया हार्दिक पांड्या तुम यहाँ रोल करो, यहाँ वाले छोला भटूरा खाएंगे, यहाँ चेरा चेरा करेंगे, ऐसा तो है नहीं। ये एक्चुअल में पहले जोग्राफिकल रील्म में डिवाइडेड थे। जोग्राफिकल रील्म का मतलब होता है एक सर्टेन एरिया, एक सर्टेन काइंड ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पर थी और वो अपनी तरह का काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? अपनी तरह का। अब अगर तुमको हम तट में ला के छोड़ दें कहीं पे कोस्टल एरिया में, तो तुम क्या करोगे? तो फिशिंग करोगे या नमक बनाओगे, यही करोगे ना, यही करोगे। तो उसी तरह है बस, जैसे कि इनको बोलते हैं नेटल, ये नेटल हैं, ये नेटल मतलब कोस्टल वाले हैं, ठीक है। ये है मारूटम, ये मुल्लई है, ये पलई है और ये कुरिंची है। और इन सब के नाम क्या है? थिनई 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 लगा होगा। थिनई का मतलब होता है एरिया, एरिया क्षेत्र। ये थिनई ये एरिया है, ये थिनई ये एरिया है, ये एरिया है। तो थिनई मतलब एरिया। या फिर जोग्राफिकल रील्म की बात करें, रील नहीं है वो इंस्टाग्राम वाली, रील्म है ये। रील्म का मतलब है एरिया, ठीक। अब इनका कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बताया कि जो थिनई है एरिया का मतलब होता है, और हर जो थिनई है उसको एक चीफ, ठीक है, जैसे नहीं यहाँ का डॉन मैं हूँ, है ना, तो उसी तरह हर थिनई का एक डॉन होता था। और उस डॉन को यानी उस चीफ को क्या बोलते थे? उस चीफ को बोलते थे मूवेंदर, ठीक है, मूवेंदर बोलते थे उसको हम लोग। और यही बाद में चेरा चोला पांड्या बन गया। यही मूवेंदर जो हैं, या फिर यही जोग्राफिकल रील्म्स हैं जब बाद में चेरा चोला पांड्या बन गए। बट हम उससे पहले ये देख लेते हैं, ये जो 5 रील हमने पढ़ी, ये लोग क्या काम करते थे? तो नेटल थे, कोस्ट में रहते थे, यानी कि तट में रहते थे, तो नमक बनाएंगे और मछली का पालन करेंगे। जो सबसे कोर में रह रहा है, कुरुंजी था नहीं, सबसे कोर में रेड वाला एरिया, तो ये लोग क्या करेंगे? बहुत फॉरेस्ट वाला एरिया होगा, फॉरेस्ट वाला एरिया होगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे? हंटिंग करेंगे, गैदरिंग करेंगे, ठीक है। मुल्लई क्या कर रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल पालन कर रहे हैं। ऐसे याद कर लो कि मुल्लई मतलब मुल्ला इस तरह से कि मतलब किसको बोलते हैं? जो लोग इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर मतलब जैसे ईद होता है, बकरीद होता है, तो उसमें एनिमल्स को काटते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो एनिमल्स को पाल रहे हैं, ऐसे करके मतलब रिलेट करने के लिए याद कर लो, ठीक है। और ये बीच में एक पलाई क्या है? ये बीच के मज़े ले रहे हैं, कुरिंजी और मुलई के बीच में मज़े ले रहे हैं। ये लोग हंटिंग गैदरिंग करके कुछ ला रहे हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री करके पशुपालन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? उनको पशुओं को उठा ले जा रहे हैं। और ये जो लोग हंटिंग गैदरिंग करके ला रहे हैं, ये इसको प्लंडर किए ला रहे हो, मतलब लूटे ले रहे हैं। तो इनका काम लुटाई का है। ये कर रहे हैं हंटिंग गैदरिंग क्योंकि बीच में है, ठीक है। मुल्लई ऐसे याद कर लो, एनिमल हस्बेंड्रिंग। ये क्या कर रहे हैं? ये चुरा रहे हैं, कैटल लिफ्टर हैं और प्लंडरिंग कर रहे हैं। मारू टाइम क्या है? ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर कि कौन क्या कर रहा है। अभी तक मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखा एसएससी में कि भाई पूछे कि कुरुंजी क्या करता है, पलई क्या करता है, मुल्लई क्या करता है, नेटल क्या करता है। लेकिन क्वेश्चन ये बना है कि मूवेंदर कौन होते हैं, थिनई क्या होता है, ठीक है। ये तो अभी तक नहीं पूछा है कि कौन क्या काम करता है। खैर, यही जो थिनई है, यही जो हमने देखा 5, यही धीरे 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 क्या है? अपना एक किंगडम बना लेते हैं।
और एक यहाँ पर किंगडम आता है केरल के साइड में जिसको हम चेरा बोलते हैं, थोड़ा सर्टन पार्ट ऑफ तमिलनाडु है, मोस्टली पार्ट ऑफ केरला, चेरा इनको बोला गया। ये है इनके बगल में पांड्या, ठीक है, जो कि तमिलनाडु वाले एरिया में, थोड़ा सा और हुई तमिलनाडु में अगर ऊपर हम जाएंगे तो चोला मिलेंगे हमें। क्लियर है? अब हम चेरा चोला पांड्या के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में हमें पता चलता है कहाँ से, ठीक है, अभी तो वो हम देखें कहाँ से पता चलता है, चलो वो सारी चीज़ें, लेकिन जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं अशोक के बारे में सबको पता है। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी इनका मेंशन है, चोला मेंशन है, पांड्या मेंशन है, और चेरा अलग से तो मेंशन नहीं है, लेकिन केरल पुत्ता या फिर केरल पुत्र के नाम से मेंशनड है। तो यही हम कंसिडर करते हैं, केरल पुत्र और कोई नहीं होगा बल्कि चेरा ही होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अलग से क्या है ना कि अलग से कहीं पे चेरा का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ केरल पुत्र लिखा हुआ है, तो हम कंसिडर करते हैं कि केरल पुत्र कोई और नहीं बल्कि चेरा वाले होंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो जल्दी से पूछो, नहीं तो फिर हम चेरा चोला पांड्या के बारे में देखते हैं जल्दी से। हाँ, पॉलिटी लेक्चर्स कहाँ हैं? 16th वाला कौन सा 16th वाला भाई? सर महाभारत युद्ध आयरन यूज से पहले हुआ था बाद में? पहले ही हुआ था, पहले ही हुआ था मोस्टली, तो ऐसा माना जाता है। देखो महाभारत का एग्जैक्ट डेट तो नहीं, किसी कोई कोई हिस्टोरियन मानता है 3000 BC, कोई कोई मानता है कि नहीं ये 1500 BC में हुआ है, ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं है। 3000 BC का भी कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग 1500 BC तक का भी बोलते हैं, ठीक है। छोला भटूरा, चलो। सर यहाँ आयरन एज के पहले क्या था? रोशनी, तो रोशनी आयरन एज के पहले यहाँ पर जैसे हमने ऊपर वहाँ पर देखा था ब्रॉन्ज एज हुआ करता था, यहाँ पर ब्रॉन्ज एज नहीं था, उससे पहले यहाँ पर वही पीलियो मीजो और यही नियो ही चल रहा था, ठीक है, यानी कि यही स्टोन एज ही चल रहा था। स्टोन एज से सीधा ये लोग आयरन एज में आए, ब्रॉन्ज एज नहीं आया है, ठीक है। यस, पहले ये जो था पहले तो मौर्यास के अंडर में ही था, ठीक है, तभी यहाँ पर मैंने जो टाइम पीरियड बताया वो 3rd सेंचुरी BC बताया, अगर आपने नोटिस किया हो। 3rd सेंचुरी BC का मतलब है मैं चलो 250 BC कंसिडर कर सकता हूँ। और आपको पता है कि अशोका की डेथ 232 BC में हुई थी, तो जब मौर्यास एक तरह से वीक होने लगे थे तो उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रांग होने लगे थे। पहले तो उन्हीं के रूल में थे, अगर आप याद हो बिंदुसार के बारे में हमने देखा था, ही कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन द 2 सीज, है ना, जो 2 सीज के बीच में, हमने उसके बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ी थी बिंदुसार। एक तो अमित्रोकेट्स के नाम से जाना जाता है, उसने ड्राई फिक्स और स्वीट वाइन और एक फिलोसफर मांगा था एंटियोकस वन ऑफ सीरिया से, और तीसरा ये कि ही कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन द 2 सीज, ठीक है। तो पहले उन्हीं के टाइम पे थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे वीक होने लगे तो कौन, मौर्यास, तो धीरे धीरे जो है ये क्या होने लगा, जब वो वीक होने लगे तो ये यहाँ पर स्ट्रांग होने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे। तो खैर हम सबसे पहले चेरास के बारे में पढ़ेंगे। चेरा कहाँ रूल कर रहे थे? केरला में। इनकी कैपिटल थी वंजी, ठीक है, कैपिटल इनकी वंजी थी। और इनकी पोर्ट सिटीज़ यानी कि जो बंदरगाह थे, बंदरगाह क्या होते हैं, जहाँ पे पोर्ट्स, जहाँ पे आपके ये शिप्स वगैरह आते हैं, रुकते हैं, सामान लोड अनलोड करते हैं, तो वो पोर्ट सिटीज़ थी मुजरिस और टोंडी, दो थी, मुजरिस जिसको मुचरी भी बोलते हैं और टोंडी, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते थे। और मेनली ये माना जाता है कि रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे, और रोमन के जो मेन गॉड कंसिडर किए जाते हैं ऑगस्टस, उनका एक मंदिर भी बना था, ऐसा माना जाता है, कहीं मिला विला तो नहीं खैर ये मंदिर। एम्बलेम क्या था? एम्बलेम जैसे, एम्बलेम समझते हो ना, एम्बलेम, एम्बलेम जैसे झंडा होता है, तो झंडे में कुछ ना कुछ बना होगा, जैसे आज हमारा एम्बलेम है, झंडा है, ठीक है, तो वैसे इनके झंडे में क्या बना होता था? बो एंड एरो, यानी कि जो आपका धनुष बाण होता है। इसका हिंदी पूरा PDF अवेलेबल है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, जो लोग बैच में हैं तो वो लोग वहाँ से डाउनलोड करके, अगर कुछ ऐसे समझ नहीं आता है तो वहाँ से देख सकते हैं। जो ग्रेटेस्ट चेरा रूलर थे यहाँ वो थे, उनका नाम था सेंगुत तुवान, जिनको कि रेड चेरा या गुड चेरा के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने कन्नगी की वर्शिप शुरू करी, जिनको कि गॉडेस ऑफ चैस्टिटी के नाम से जानते हैं। कन्नगी के बारे में अभी एक बहुत बढ़िया सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको सुन के, तो उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। पहले हम आगे की चीज़ें देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कन्नगी कौन थी और क्यों इनको गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, चैस्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी, यानी अ वुमेन हु इज़ लॉयल, सिर्फ वुमेन ही नहीं, मेन के लिए भी हो सकता है, एनी वन हु इज़ लॉयल
विद हिज और हर स्पाउस, है ना, और वो सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट रखेंगे सिर्फ अपने स्पाउस के साथ और किसी के साथ नहीं, तो चैसिटी बोलते हैं उसको। तो शी इज़ कंसिडर्ड एज द गॉडेस ऑफ चैसिटी। अब क्यों कंसिडर किया जाता है वो तो अभी आपको जब मैं स्टोरी बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो पत्तिनी कल्ट इन्होंने शुरू किया, ऐसे याद कर लो, पत्नी 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 अगर अच्छी है तो पत्नी कल्ट है ये, ठीक है। तो कन्नगी, ठीक है, तो कन्नगी की इन्होंने वर्शिप करी, किसने, सेंगुत्तुवान ने। और पुगालूर इंस्क्रिप्शन जो है इनके बारे में बताता है, किन के बारे में, चेरास के बारे में, ठीक है। चेरास के बारे में हमें ये पर्टिकुलर जो इंस्क्रिप्शन है, पुगालूर इंस्क्रिप्शन, ये बताता है। तो चेरास कहाँ पे रूल कर रहे थे, केरल प्लस सर्टेन पार्ट ऑफ तमिलनाडु भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाते हैं किस पे, चोला पे, ठीक है। चोला पे आ जाते हैं, इनको हम चोल मंडलम के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि या तो आपको वंजी, ठीक है, वंजी आ सकता है, या फिर अगर मुजरी भी आपसे पूछ ले तो मुजरी भी आपका सही होगा। अगर मान लो कि वंजी ऑप्शन में ना हुआ, कैपिटल पूछा, तो आपका मुजरिस होगा, एंड द आंसर वुड बी मुजरिस। चोला की बात करें तो चोलास को हम चोल मंडलम के नाम से जानते हैं, जो कावेरी डेल्टा वाला रीजन है। कावेरी डेल्टा का मतलब है कावेरी रिवर कुछ इस तरह से आती है, तो कावेरी जहाँ पर डेल्टा बनाती है ना, ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा कमेंट बताएंगे कि रिवर के किस स्टेज से एसोसिएटेड एक फीचर होता है, यूथ, मेच्योर या ओल्ड। तो यहाँ पर जहाँ डेल्टा बनता है यहीं पे ही चोलास का रूल था, जिसको कि हम चोल मंडलम के नाम से जानते हैं, जो बाद में कोरोमंडल के नाम से इसको हम अभी प्रेजेंट टाइम में जानते हैं, कोरोमंडल, है ना, वो चोल मंडलम था पहले। नॉर्थ ईस्ट टू पांड्याज इनका लोकेशन है, वो तो मैप पे हम देख ही चुके हैं कि ये पांड्या है, पांड्या के नॉर्थ ईस्ट साइड में ये लोकेटेड है, देन या फिर नॉर्दर्न साइड में। इनका अगर एम्ब्लेम की बात करेंगे, एम्ब्लेम इनका नहीं लिखा आई थिंक, ठीक है, यहाँ पर आई थिंक आगे तो लिखा होगा, हम एम्ब्लेम इनका टाइगर था, ठीक है, टाइगर। बिटवीन पेन्नर और वेलर रिवर के बीच का जो एरिया है वो यहाँ वो ये वहाँ पे रूल कर रहे थे। कैपिटल इनकी थी पूहर, जिसको कि हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं, ठीक है, कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। अगर पूहर ऑप्शन में ना हो, उरायूर हो, तो उरायूर टिक करेंगे। उरायूर काइंड ऑफ मेन कैपिटल नहीं थी, ठीक है। मेन ये था कि ये ट्रेडिंग, बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग सेंटर था इनके लिए, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, बिकॉज कॉटन वगैरह का ट्रेड ये यहाँ के थ्रू किया करते थे उरायूर से, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट सिटी थी। तो यहाँ पर दोनों मैंने इसलिए कैपिटल में लिख दिया कि पूहर वैसे तो ऑप्शन में होगा कावेरी पट्टनम, लेकिन अगर पूहर ना हो तो आपका उरायूर ऑप्शन में होगा, देन आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। और दे मेंटेन्ड एफिशिएंट नेवी, नेवी के लिए जाने जाते हैं जो चोला किंगडम है। अर्लीस्ट रूलर इनके सबसे एलारा हैं, और सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कराई काल कंसिडर किए जाते हैं, जिन्होंने बैटल ऑफ वेन्नी लड़ा था। और इस बैटल ऑफ वेन्नी में, जो कि कावेरी रिवर के अलॉन्ग इसको लड़ा गया था, एंड ही यानी कि कराई काल defeated he defeated the combined armies of चेरा एंड पांड्या। चेरा और पांड्या की कंबाइंड आर्मी को हराया था इन्होंने बैटल ऑफ वेन्नी में, जो कि कावेरी रिवर के अलॉन्ग लड़ा गया था। जैसे कि अगर आपको याद हो, बैटल ऑफ हिडास्पिस किसके बीच में लड़ा गया था, बैटल ऑफ हिडास्पिस, और किस रिवर के किनारे था, तो वो झेलम रिवर के किनारे था। अगर ऐसे याद करो, जो हमारा दसराजन युद्ध है, जो 7th हमारा मंडल उसमें मेंशनड है, दसराजन युद्ध, तो वो किस रिवर के किनारे था, पुरुषनी यानी रावी नदी के किनारे था। एम्ब्लेम की अगर बात करेंगे तो टाइगर था इनका। अब हमें देखो, चोला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी पर्सपेक्टिव से, और काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर अभी ख़त्म हो गया ये। क्यों? क्योंकि ये 3rd सेंचुरी BC वाले हम चोलास की बात कर रहे हैं, अर्ली चोलास इनको बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, ये अभी हम अर्ली चोलास की बात कर रहे हैं। 8th सेंचुरी AD में, 8th सेंचुरी AD जब आएगी, ठीक है, तो उस समय इनका फिर से जन्म होगा। 8th सेंचुरी AD वाले जो चोला आते हैं, उनको हम लेटर चोलास के नाम से जानते हैं, और इनका काफ़ी प्रोमिनेंट रूल था। प्रोमिनेंट का मतलब है कि इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक रूल किया, और इन्हीं चोलास के बारे में हमें पढ़ना है मेनली। अभी तो सिर्फ आपको इतना जानना है कि नेवी अच्छी थी, कराई काल के बारे में जानना है थोड़ा सा, और एम्ब्लेम इनका टाइगर था, और कैपिटल इनकी पूवर या कावेरी पट्टनम थी। बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। राजा राजा चोला वन, ठीक है, राजेंद्र चोला वन, ये सारे जो इन्होंने जो टेम्पल्स बनवाए है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं हमें लेटर चोलास के बारे में पढ़नी है, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, कल का लेक्चर होगा हमारा गुप्ताज और चालुक्यास के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे ये। क्लियर इतनी चीज़ कि आप सोचने लगे कि हमने पढ़ा नहीं, और सभा और डिफरेंट टाइप के लैंड डोनेशंस होते हैं, तो वो सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना उसके बारे में, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सर 3rd सेंचुरी BC के टाइम की। ये आता है 8th सेंचुरी AD में जाके, ठीक है। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा ये, जब हम चोलास देखेंगे तो, ठीक है।
पांड्या की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु वाले रीजन में रूल कर रहे थे। इनकी कैपिटल राजधानी मदुरई थी, जो कि वैगई रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। वैगई अगर आपको याद हो तो हमारी सबसे सदर्न मोस्ट रिवर है। ये कावेरी इस तरह से आई थी और इसके भी साउथ में थी वैगई। तो वैगई रिवर के बैंक है। मदुरई को हम सिटी ऑफ रिवर के नाम से भी जानते हैं। अब मुझे याद तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन इंग्लिश में स्कूल में कोई एक ऐसे स्टोरी, मतलब स्टोरी थी, पोएम थी, याद नहीं, शायद स्टोरी थी, पता नहीं क्या था, उसमें मदुरई का जिक्र था। तो ऐसा कुछ पता नहीं था मदुरई पांड्या है सब कुछ, लेकिन हाँ वहाँ पे लाइन पड़ी थी मदुरई विच इज़ फेमस फॉर इट्स रिवर्स। अब पता नहीं, बहुत पहले पड़ी थी, आई थिंक 8th क्लास होगा, 9th होगा, पता नहीं, याद नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना पता है मदुरई के बारे में कुछ था स्टोरी, और कुछ ऐसा बाढ़ आई थी। ठीक है, बाढ़ में फिर पता नहीं कोई एक आदमी था, एक छोटा लड़का था, ऐसा कुछ था। अब पता नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद किसी को याद हो ऐसा कुछ, किसी और ने भी पढ़ा हो मेरे अलावा। पढ़ा है तंजौर, साकिब जमाल जी, वो हम जब लेटर चोला पढ़ेंगे ना तब तंजौर का जिक्र आएगा, अभी नहीं। ओके, वहाँ पे जिक्र आएगा उसका। मीनाक्षी टेम्पल, यस। किसी ने पढ़ा है क्या? पांडे का फिश है, बिल्कुल। फर्स्ट मेंशनड इन मेगास्थनीज का बुक, जो मेगास्थनीज का इंडिका है जो हमने पीछे पढ़ा था, तो उसमें इनको मेंशन किया गया है एज ट्रेड फॉर द ट्रेडिंग ऑफ पर्ल्स। और यहाँ पर उसने मेगास्थनीज ने यह भी बोला है कि 7 साल की एक मदर मिली, जो कि मतलब अब पता नहीं 7 का मतलब वही 7 है जो आज हम समझते हैं, क्योंकि 7 साल तो भाई अगर हम बायोलॉजिकल देखें क्लास 8th में था। ओके, फिर क्लास सिक्स में तो नहीं था, आई थिंक 6th में नहीं था, ना 6th तो नहीं था। ठीक है, आप तो सदियों पुराने। सर आप बुढ़े हो, हाँ बुढ़े ही तो हैं, और क्या। सर गुलिवर, पता नहीं, टेम्पल सिटी 10th में नहीं था, 10th में तो नहीं था, 10th में होता तो याद होता, क्योंकि 10th तो बोर्ड्स होता है ना। कादम्बरी, पता नहीं यार, लेकिन 8th या 9th में था, क्योंकि 6th तक मैं दूसरे स्कूल में पढ़ा हूँ, 7th के बाद फिर दूसरे स्कूल में गया, तो मुझे पता है जो दूसरा वाला स्कूल था वहाँ पर पढ़ा था मैंने वो। खैर, एम्बलम फिश था, और फर्स्ट मेंशन इन मेगास्थनीज की बुक। तो मेगास्थनीज जैसे होता है 7 साल की, तो पता नहीं मेगास्थनीज को 7 से ऐसा क्या वो लगाव था। 7 ही भाई साहब ने वर्ण भी बता डाले थे, जबकि 4 वर्ण होते थे हमारी इंडियन सोसाइटी में, 7 बताए थे इन्होंने, हमने पढ़ा था ना, याद करो। PCS 2 याद है, PCS 2, और आखिरी में काउंसलर, है ना, ये याद है। तो उसी तरह ने मतलब 7 साल की एक मदर देखी। अब बायोलॉजिकली तो पॉसिबल है नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि जो मेनार्क होता है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, मेनार्क है ना, जब फीमेल की जो ओवरीज होती हैं उनसे ओवम निकलना स्टार्ट करते हैं तो उसको मेनार्क बोलते हैं। वो 12-13 साल की उम्र से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 7 ईयर्स तो पॉसिबल ही नहीं। ट्रेडेड विद रोमन एम्पायर, तो रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे, और इनका जो पोर्ट था दैट इज़ बंदरगाह, वो कोरकई था, ठीक है। कोरकई याद करना, भूलना नहीं इसको। चोला का क्या था? चोला का याद करना है, ये जो पुहर था, और इनका था मोजरी और टोंडी, ठीक। पांड्या का यहाँ पर ख़त्म हो गया। और इनकी सोसाइटी कैसी थी इनके टाइम पे संगम पीरियड में? तो संगम पीरियड में इनकी सोसाइटी 4 पार्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है। 4 वर्ण बोल लो, फिर जो भी है 4 पार्ट बोल लो, ठीक है। इनको देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ पे उस तरह का डिवीजन नहीं था, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से डिवीजन था, जो रूलिंग क्लास हुआ करता था उसको अरासर बोलते थे, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी हुआ करती थी, यहाँ पर ट्रेडर लिखना था, यहाँ पर आता वो वैश्यार, तो उनको वैश्यार बोला जाता था। जो रिच क्लास होता था, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिच लैंड ओनर्स, उनको वेल्लालर बोला जाता था। और जो सबसे सबसे नीचे होते थे, जो काइंड ऑफ इन एग्रीकल्चरल फील्ड में सर्व करते थे, इन एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते थे, उनको बोला जाता था कदई सियार, ठीक है। सियार कितने लोग जानते हैं? सियार हमारे यहाँ पे एक जानवर को बोला जाता है, और उसका सियार किसको बोलते हैं? लकड़बग्घा अलग होता है, लकड़बग्घे से मत रिलेट कर लेना, लकड़बग्घे की तरह थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन लकड़बग्घे से थोड़ा कम डेंजरस होता है सियार। सियार क्या होता है? वो मतलब बकरी एकरी उठा ले जाते हैं गाँव में। तो ऐसे याद कर लो कि भाई सियार है, मतलब इधर उधर फिर रहे हैं इस तरह से, तो लोअर क्लास है ये, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये कौन होते थे? रिच क्लास, या फिर आप इनको लैंड लॉर्ड समझ सकते हो, लैंड लॉर्ड्स, ठीक है। बड़ी बड़ी लैंड होल्ड कर रहे हो। लैंड पे कौन काम कर रहा है? कदई सियर काम कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर होती थी हेरिडिटरी मोनार्की, बस इतना याद करना है, यानी कि जैसे कोई रूलर के डेथ के बाद उसका जो बेटा है वही आएगा, ठीक है, और उसी का ही सिर्फ चलेगी। कोई यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइप ऐसा ज़्यादा नहीं होता था। और जैसे मैंने बताया कि थर्ड सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD तक के टाइम पीरियड की हम बात करते हैं संगम पीरियड में, तो इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद हमारे साउथ इंडिया में कलभराज का रूल होता है, कलभरा, 3rd सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी AD तक। और 7th सेंचुरी AD के बाद से ही जो हमारे चोला हैं,
ठीक है, वो फिर से चेरा चोला पांड्या फिर से री एमर्ज होते हैं, चेरा चोला पांड्या फिर से री एमर्ज होते हैं, लेकिन उसमें मेनली चोला एमर्ज होके आते हैं। चेरा और पांड्या तो उतने कोई खासा होते नहीं, तो इसलिए हमें चेरा पांड्या के बारे में पढ़ना नहीं है आगे ज़्यादा कुछ, मेन तो पढ़ना है चोला के बारे में। ठीक है, क्लियर है कि 3rd सेंचुरी एडी के बाद चेरा चोला पांड्या की जगह कलभरा आए। ठीक है, कलभरा, जिनके बारे में अभी इस लेक्चर में हमें नहीं पढ़ना है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कहाँ से पता चलती हैं? जो हमने अभी चीज़ें डिस्कस करी, ये था वो था फलाना था ढिमका था, यहाँ पर विमेन की कंडीशन ठीक ठाक थी, सच कोई बुरी नहीं थी। ठीक है, जैसे कि अर्ली वैदिक एज में थी, हमारे वैदिक एज के टाइम पे, ऋग्वैदिक काल के दौर पे। अब ऋग्वैदिक जब मैं बोलता हूँ, ऋग्वैदिक का मतलब होता है अर्ली वैदिक एज, क्योंकि ऋग्वेद जो ओल्डेस्ट वेद है वो अर्ली जो हमारा वैदिक एज है उसमें कंपाइल हुआ था। ठीक है, तो उस वैसे ही थी। ठीक है, कि उन लोगों को अलाउड था चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं संगम से। संगम का मतलब होता है असेंबली। असेंबली किसकी? असेंबली ऑफ पोएट्स एंड गॉड्स। ये असेंबली किसने बुलाई थी? पांड्या रूलर्स ने बुलाई थी। 3 संगम हुए थे, यानी 3 असेंबली हुई थी। 3 असेंबली का मतलब है कि जहाँ पर बहुत ग्रेट स्कॉलर्स और पोएट्स मिलके इकट्ठा हुए और उन्होंने कुछ ना कुछ टेक्स्ट कंपोज किया। क्लियर है? ये असेंबलीज जो हुई तमिल रीजन में हुई, और इन तीनों असेंबलीज को बोलते हैं मुच्चछंगम। अगर आपसे पूछ लेगा व्हाट इज मुच्चछंगम, तो मुच्चछंगम इज, ये शुरू से किसकी पियानो किसकी कैपिटल? पूरा लिख दिया करो यार तुम लोग, हैं इतना कष्ट थोड़ा सा तो दे ही सकते हो। अगर मैं इतना कष्ट दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो थोड़ा कष्ट तो आप क्वेश्चन डाउट। अब आपने लिखा, मैं आपके लिखने का इंतज़ार तो करूँगा नहीं कि कब पियानो जी फिर से लिखेंगे। अब मैं पढ़ाने में लग जाऊँगा, फिर आप बोलोगे कि सर ने डाउट नहीं लिया। तो आप पूरा लिख देते तो मैं समझ जाता कि आप किस चीज़ की बात कर रहा हो। तो खैर, तमिल रीजन, ठीक है, असेंबली हेल्ड एट तमिल रीजन, इनको हम बोलते हैं मुच्चछंगम के नाम से कलेक्टिवली। किसने पैटर्नाइज किया था? पैटर्नाइज जैसे याद करो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इन सब ने पैटर्नाइज किया था, मतलब खर्चा उठाया था। तो पांड्याज इनका खर्चा उठाया था। 3 असेंबली हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो वही आप समझ लो कि 100 BC से 200 BC का जो टाइम पीरियड है, या फिर 200 BC से 100 बोलना चाहिए, 200 BC पहले आएगा, 100 BC बाद में आएगा। पहली वाली जो हुई थी वो मदुरई में हुई थी, जो कि कैपिटल थी किसकी? पांड्यास की। दूसरी वाली कपाडपुरम में, और तीसरी वाली मदुरई में हुई थी। अब जिस तरह से याद करो, हमने जो बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ा था उसमें पैटर्नाइज वाली चीज़ अलग थी। ठीक है, एम्बलेम का यार मतलब होता है, जैसे तुम लोग एम्बलेम नहीं जानते हो, जैसे झंडा है, अब झंडे में सूरज बना दूं तो सूरज मेरा एम्बलेम हुआ भाई। ठीक है, जैसे आज हमारा झंडा है तो झंडे में अशोक चक्र बना रहता है, तो ये क्या हो गया? ये एम्बलेम हो गया, प्रतीक जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतीक उसको हम बोलते हैं। 7 थाला फॉर अ रीज़न। यस, मेगास्थनीज लगता है कि अपने धोनी जी से प्रभावित है। तो मदुरई, और इसको किसने लीड किया था? चेयरमैनशिप किसने करी थी? याद करो, बुद्धिस्ट काउंसिल में हमारे पैटर्नाइज वाले अलग थे और वो अलग थे। जैसे कि हमने देखा था मोगलीपुत्र तिस्सा। ठीक है, तो वो चेयरमैनशिप उन्होंने करी। तो अगस्त जो थे, अगस्त मुनि, जो कि वेदों के, जो ऋग्वैदिक, जो नॉर्थ इंडिया में जो ऋग्वैदिक चल रहा था, वहाँ के एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको चेयरमैनशिप किया। दूसरी वाली को तोलका पियार ने किया, और तीसरी वाली को नक्की रार ने किया। क्लियर है ये चीज़? किसने वो लीड किया? और पहले और दूसरा जो असेंबली हुई थी उसमें जो टेक्स्ट कंपोज हुआ था, जो टेक्स्ट बना था, लिटरेचर बना था, वो धुल गया, वो उड़ नहीं गया, वो बह गया। कहाँ बह गया? तो ये इसमें लिखा हुआ है 3rd वाले में, जो लिटरेचर बना है, कि बाढ़ आई थी तमिल रीजन में, जिसकी वजह से ये जो तो टेक्स्ट हमने बनाए थे, यहाँ पर बने थे, वो सब बह गए। बस एक टेक्स्ट बचा था दूसरी वाली का, और उसका नाम था तोलका पीएम, which is considered at the present the earliest or the oldest grammatical Tamil text. कमेंट करके बताएंगे which is the earliest और oldest संस्कृत टेक्स्ट। ग्रामेटिकल संस्कृत टेक्स्ट कौन सा है? संस्कृत ग्रामर की सबसे पुरानी किताब कौन सी मैंने आपको बताई थी, और किसने लिखी थी? कौन सी थी वो? तो अष्टाध्यायी की पनिनी थी, जो कि 6th से लेके 4th सेंचुरी BC के टाइम पे रफली लिखी गई होगी। ठीक है, ये कब लिखी गई है? तो ये आप मान के चलो लगभग 2nd सेंचुरी BC के टाइम पे। और 3rd जो वाली हुई, उसके हमारे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं। जैसे कि इन पूरे टेक्स्ट को, जो 3rd वाले में कंपोज हुआ, उसको हम 2 फॉर्म में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो कहानी के फॉर्म में था, और एक वो जो पोएम के फॉर्म में था। जो कहानी के फॉर्म में था, यानी नैरेटिव
के फॉर्म में था वो उसको मेलका नेक्कू बोलते हैं, और जो डाइडैक्टिक था दैट इज पोएटिक फॉर्म में था उसको किल्का नेक्कू बोलते हैं। ये जो किल्का नेक्कू है इसको, इसमें लव पोएम्स भी थी और वॉर पोएम्स भी थी। और लव पोएम को बोलते हैं एकम और वॉर पोएम को बोलते हैं पुरम। एकम पुरम ऐसे याद कर लो। पुर का मतलब क्या होता है? फोर्ट होता है, किला होता है। तो भाई किला किस में ढाया जाता है? फोर्ट को। जब लड़ाई होती है, वॉर होती है, तब याद करो कैटापुल्ट कुछ बताए थे ऐसे करके कि भाई जब फोर्ट को गिराया जाता है उसकी वॉल्स को कैटापुल्ट का यूज़ करके। तो खैर ये चीज़ आपको समझ में आई कि तोलका पीएम का नाम मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। खासकर एसएससी वाले एस्पिरेंट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको सभी को कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तोलका पीएम, ठीक है। अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट, जिस तरह से सबसे अर्लीस्ट हमारा संस्कृत टेक्स्ट है अष्टाध्यायी का पनिनी, ठीक है। पनिनी का मतलब अष्टाध्यायी, जो कि 6 से 4 सेंचुरी बीसी के टाइम पे बना था। अब जैसे कि हमारे महाभारत है, रामायण है, कुछ एपिक्स हैं हमारे जिसमें कि कुछ इस तरह की स्टोरीज बताई गई हैं। वैसे ही एपिक्स जहाँ से, जैसे महाभारत में पढ़ते, रामायण पढ़ते, तो हमें पता चलता है कि भाई हमारे राम जी किस तरह से रहते थे, कृष्ण जी किस तरह से रहते थे, और हमें किस तरह से हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं भगवान राम की तरह। तो मतलब उसी तरह से हमें ये कुछ एपिक्स हैं जो हमें साउथ इंडिया फिर तमिल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह से रहते थे और बाकी सारी चीज़ें हैं। और वो हैं आपके दो टेक्स्ट, सीलापतिकरम और मनी में गलाई। इसको लिखा था इलांगो अडिगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है किसने लिखा था। अभी रिसेंट आई थिंक CGL 24 में क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने किया था, इस बार भी कर रहे हैं, पिछली बार पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी पूछे। इडांगो अडिगल ने लिखा था सीलापतिकरम। अब यहाँ से हमें कन्नगी के बारे में पता चलेगा। तो एक्चुअल में सीलापतिकरम, ये एक सीलापतिकरम की अगर बात करें तो ये एक हमारा लव स्टोरी है। और ये भी कैसा लव स्टोरी? ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, ठीक है। अब इसके लिए मेरे दिमाग में नाम तो कुछ और आ रहा था, लेकिन खैर वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा। तो खैर होता ये है कि ये होते हैं कोवलन, ठीक है। ये कोवलम होते हैं। अब कोवलम क्या है? इनकी वाइफ होती है कन्नगी जी, ठीक है। कन्नगी जी इनको आज साउथ इंडिया में गॉडेस ऑफ चैसिटी के रूप में पूछते हैं। तो इनकी वाइफ थी। अब कोवलम क्या है? आदमी है, मैन है, एंड मैन विल बी मैन। तो एक दासी थी माधवी, ठीक है। एक दासी थी माधवी करके, ठीक है। तो ये जो माधवी थी दासी, तो इनको कोवलन को इनसे प्यार हो जाता है, माधवी से। और जब इनसे प्यार हो जाता है तो फिर क्या होता है? कन्नगी अकेले हो गई। लेकिन कन्नगी जी ने, ठीक है, अब हुआ क्या है कुछ टाइम बाद, अगेन मैन विल बी मैन, मन, ठीक है। मैन विल बी मैन एंड मन विल बी मन। मन कैसा होता है? एक चीज़ में तो लगता नहीं। तो फिर जो है इनको लगा कि यार माधवी चीट कर रही है हम पे, माधवी सही नहीं है, कन्नगी जी ही मतलब बहुत सही हैं जिनको हमने ठुकरा दिया। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोवलन के बुद्धि आई बाद में कि यह तो हमसे बड़ी भारी मिस्टेक हो गई, ठीक है। हमने इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड टाइप चीज़ हो गई हमारे साथ। तो कन्नगी के पास वापस गए तो कन्नगी ने ऐसा नहीं कि मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, कन्नगी एक्सेप्टेड हिम, ठीक है। जबकि ये पता था कि ये मतलब छोड़ दिया था और सारी चीज़ें। कन्नगी वेटेड फॉर हिम एंड कन्नगी एक्सेप्टेड हिम। तो इसीलिए कन्नगी को गॉडेस ऑफ प्योरिटी पूजा जाता है आज भी, गॉडेस ऑफ चैसिटी, जो तमिल रीजन है, पूरे तमिल रीजन में, ठीक है। उसके आगे की भी स्टोरी, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ कि फिर मतलब एक और इसके आगे की स्टोरी है कि कन्नगी को मतलब अपना ऑनेस्टी प्रूव, मतलब इनको कोवलम को जो है इनको मार दिया जाता है किंग के द्वारा इस तरह से कि भाई इन्होंने कुछ चुराया है, ठीक है। क्योंकि कुछ इस तरह से था कि इनको मतलब कुछ, खैर वो छोड़ दो स्टोरी, उसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, काफ़ी लंबी स्टोरी है वो भी। खैर आगे हम बढ़ते हैं, मनी में गलाई पे आते हैं। मनी में गलाई कौन है? तो मनी में गलाई एक लड़की का नाम है। वो लड़की कोई और नहीं है, कोवलम और माधवी की डॉटर है। कोवलम और कन्नगी की नहीं, कोवलम और माधवी, इनकी डॉटर है मनी में गलाई। और उसके बारे में ये स्टोरी है पूरी, ठीक है। और यहाँ से हमें उस टाइम की स्टोरी के बारे में पता चलता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो सीलापतिकरम इडांगो अडिगल, मनी में गलाई किसने लिखा? सितलाई सत्यनार ने, सत्यनार चतुरनार, है ना। तो ऐसे करके याद कर लो, सीलापतिकरम इलांगो अडिगल और इसको सिताई सत्यनार ने। और ये कोवलम और माधवी की डॉटर है मनी में गलाई। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। ओमा गुरु तुरु लो, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई। तो लेक्चर ख़त्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, लेक्चर ख़त्म हो गया है, इतना ही हमें पढ़ना है।
ठीक है, समराइज कर देते हैं आपके लिए। पहले डाउट ले लेता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद समराइज कर देता हूँ। मदुरई थी यार कैपिटल तो। कांची जो थी ना वो पल्लवास की कैपिटल थी, पल्लव हम आगे पढ़ेंगे। कांचीपुरम। तोलका पीएम किसने लिखा था? तोलका पीआर ने लिखा था, तोलका पीआर ने, ठीक है। तोलका पीएम को तोलका पीआर ने लिखा था, ठीक है, ऑथर थे ये। और कुछ डाउट? यस, चेरा का जो कैपिटल था वो कारूर भी कंसिडर किया जाता है। कहाँ गया? वंजी के अलावा कारूर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कारूर। कारूर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्चुअल में अर्ली जो चेरा थे ना उनकी कैपिटल थी। तो स्टोरी की लिंक, कौन सी स्टोरी की लिंक? बेटा आदित्य तुम समझ जाओ, तुम्हारा रोज़ हम कमेंट वही देखते हैं, है ना, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, बता देंगे किसी दिन अच्छे से क्यों चॉकलेटी है। सर पीडीएफ में वन लाइनर्स भी ऐड करो, 3.0 में ऐड नहीं है। साउथ वाले नेम बहुत डिफिकल्ट है, सारे यार याद नहीं करने, थोड़े से तो नाम इतने तो याद ही कर सकते हो ना। इस दिस इनफ फॉर सीजीएल मेंस? ये जो बैच होता है सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 सीएचएसएल टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए अलग से कोई बैच भी नहीं आता है टीयर 2 के पहले, मेंस के पहले, यही होती है सारी सेम चीज़ें ही। अभी मेंस चल रहा है, कुछ अलग से थोड़ी ना मैंने कोई नया बैच चला रहा हूँ उसके लिए। माइनर टेक्स्ट का मतलब है कि बहुत कम, मतलब बोल सकते हैं कि मेजर का है कि बहुत टाइम लेके बहुत मोटा टेक्स्ट बनाया गया है। ये माइनर टेक्स्ट का मतलब ये है कि काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि इसके जो डायडैक्टिक वर्जन है, पोइटिक वर्जन है, उसकी बहुत छोटे 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 जो पार्ट्स हैं, 18 छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। चलो भाई, तो अभी समराइज़ कर लेते हैं चीज़ों को। तो हमने ये पढ़ा कि साउथ इंडिया में जब जब यहाँ पर साउथ इंडिया में जब यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में आयरन एज चल रहा था, तो यहाँ पर आयरन एज स्टार्ट हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ब्रॉन्ज नहीं बल्कि आयरन एज स्टार्ट हुआ, और उसी को हम मेगालिथ बोलते हैं। मेगालिथ का मतलब होता है बड़े पत्थर। बड़े पत्थर का मतलब हम बोल सकते हैं रफली, ये टाइम पीरियड, हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये हमने टाइम पीरियड कंसिडर किया था रफली 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का टाइम पीरियड हम मानते हैं इसमें। यहाँ पर हमें देखने को मिला थिनाई, यानी कि जोग्राफिकल रीम्स देखने को मिले। थिनाई 5 जो हमें थिनाई देखने को मिली, हर थिनाई को लीड कर रहा था एक मूवेंदर। मूवेंदर का मतलब है चीफ। इन्हीं लोगों ने बाद में इसको बना दिया चेरा, चोला और पांड्या, ठीक है। इनके रिगार्डिंग हमें क्या पढ़ना होता है? चेरा, चोला, पांड्या, राइटिंग पर मत जाना, ठीक है, बहुत हाथ ठंडे हो रखे हैं इसलिए। तो चेरा की कैपिटल तो वंजी थी, ठीक है। सर इसमें कहाँ पर, एक सेकेंड, कहाँ पर बात कर रहा? हाँ भाई, फ़ोटो तो अलग ही है यार, फ़ोटोज़ में क्या लेना देना, ठीक है, फ़ोटो साउथ इंडिया की नहीं है वो, ठीक है, ठीक है। तो चेरा की कैपिटल वंजी थी। देन चेरा का एम्बलेम क्या था? चेरा का एम्बलेम था बो एंड एरो, ठीक है। और सेंगुतुवाम को हम रेड चेरा के नाम से जानते हैं। और कुछ और कुछ और कुछ, कारूर भी इनकी कैपिटल थी, ठीक है। चोला की अगर बात करेंगे तो टाइगर इनका एम्बलम था, और कैपिटल इनकी पूहर या कावरीपट्टनम थी। और करई काल जो थे उन्होंने बैटल ऑफ वेन्नी लड़ा था चेरा और पांड्या के खिलाफ, और उनको हरा भी दिया था इन्होंने, ठीक। पांड्या की अगर बात करें तो इनका जो एम्बलम था वो फिश था, और इनकी कैपिटल क्या थी? मदुरई थी। और मेगस्थनीज की इंडिका के बारे में हमें पता चलता है कि पर्ल्स का बहुत ट्रेड करते थे ये लोग, ठीक है। देन हम आते हैं संगम पीरियड के बारे में, और ये हम किस एरिया की बात करें? एरिया साउथ लाइंग साउथ ऑफ कृष्णा रिवर। देन संगम पीरियड की बात करें तो संगम एज हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि संगम यानी 3 संगम, जिनको कि मुच छंगम के नाम से जानते हैं। संगम मतलब असेंबली ऑफ पोएट, तो वो ऑर्गेनाइज करी गई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। टाइम पीरियड वही है जो मैंने आपको बताया कि भाई
जो टाइम पीरियड है वो 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक सेकेंड, संगम एज की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से टेक्स्ट और कहाँ पे कंपोज हुए थे, तो ये मदुरई में हुआ था, ये मदुरई में हुआ था, कबाड़पुरा में हुआ था। पहले और दूसरे का हमें टेक्स्ट नहीं पता है, दूसरे का सिर्फ हमें एक टेक्स्ट पता है, तोलका पीएम, जो कि सबसे ओल्डेस्ट तमिल टेक्स्ट है, और तोलका पीआर ने इसको कंपोज किया था। अगेन टाइम पीरियड वही हो जाएगा, 2nd से 1st सेंचुरी बीसी। एंड जो 3rd वाला है उसमें 2 तरह के टेक्स्ट हमें देखने को मिले, एक तो पोएटिक और नैरेटिव, मेलकानक्कू और केल्कानक्कू। ठीक है, मेलकानक्कू और केल्कानक्कू। अब इसके अलावा हमें 2 एपिक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक तो सीलापदिकरम देखने को मिलता है, सीलापदिकरम, जो कि इडांगो अडिकल ने कंपोज किया, जिसमें कि हमें ट्रायंगुलर लव स्टोरी पता चलती है किसकी, कोवलन, कन्नगी और माधवी की। और दूसरा था मनी मेघालाई, जो कि डॉटर थी किसकी, कोवलन और माधवी की, और ये सत्तानार जी ने जो है इसको कंपोज किया था। ठीक, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट तोलका पीएम इज नॉट करेक्ट। ये CAPF 2022 के पेपर में पूछा गया, तोलका पीएम के बारे में कौन सा यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। सर एक टॉपिक रह गया डायनासोर, बेटा डायनासोर के लिए तुम नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल होता है उसकी हेल्प लो, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा उसको, है ना। नॉट करेक्ट, तो इट इज़ अ ट्रेटेज ऑन ग्रामर, ग्रामर बुक है, बिल्कुल सही बात है। इट वॉज कंपोज बिटवीन 1st and 4th सेंचुरी CE, बिल्कुल। अगर हम देखें तो वही मैंने आपको बताया था, 2nd सेंचुरी BC का टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये CE लिखा हुआ है, कॉमन एरा, 1st to 4th सेंचुरी AD। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द संगम कॉर्पस, संगम कॉर्पस का, बिल्कुल संगम कॉर्पस का पार्ट था। इट वॉज कंपोज बाई पनिनी, ये तो बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज पनिनी ने कंपोज नहीं किया था, पनिनी तो ठीक है, अष्टध्यायी कंपोज की थी, अष्टध्यायी। ये जो है तोलका पीएम किसने कंपोज की, तोलका पीआर ने, तो चौथा वाला गलत होगा। ठीक है, अभी टाइम पीरियड को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट रहता है, इन्होंने 1st से लेकर 4th सेंचुरी AD माना है, मानना पड़ेगा, ठीक है, UPSC ने। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर D गलत होगा। क्यों, क्योंकि पन्नी ने तो बिल्कुल कंपोज नहीं किया, पन्नी का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। 2.0 वालों के लिए डिस्काउंट कूपन क्या था फॉर 3.0 यार, वो तो मैं खुद भूल गया। आई थिंक परमार 2 क्या था, परमार, किसी को याद है क्या। आई थिंक परमार 2.0 था, परमार 2.0 था, शायद यही कोड था, एक बार लगा के देखना, अगर किसी को याद हो तो बता सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट पांड्या पोर्ट सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पर्ल्स। हमें पता है पर्ल्स के बारे में, पर्ल्स का फेमस था, किसने बताया था, मेगास्थनीज की इंडिका ने हमें ये बताया था इसके बारे में। और मुजरी और टोंडी, मुजरी और टोंडी तो ये तो चेरा का था, पूहड़ कावेरीपट्टनम चोला का था। अरिका मेडू भी बाद में आता है, ये जो प्रेजेंट डे पौंडीचेरी है ना, तो वहाँ पर पड़ता है अरिका मेडू। और ठीक है, तो अरिका मेडू तो नहीं होगा, कोलकईत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक, ये हम बाद में देखेंगे, ये भी चोला का ही पोर्ट था, जो हमारे लेटर चोला आ रहे थे ना, आएंगे वो अरिका मेडू से अपना ट्रेड करेंगे, तो ये भी चोला का ही है, अरिका मेडू, कोर का ही ध्यान रखना है, जो कि हमने पढ़ा भी था। तोलका पियाम क्या है, एक ग्रामर का वर्क है, एक तमिल पोएम है इन प्रेज ऑफ राजेंद्र चोला, एक एंशिएंट डिडैक्टिक वर्क है तमिल में, एक ड्रामा है कंपोज बाई चेरा किंग। तो अगर आप खुद आप देखें यहाँ पर, तो राजेंद्र चोला की तो बात ही नहीं हुई है, क्योंकि ये तो 8th सेंचुरी AD में आएंगे बाद में जाके। एंशिएंट डिडैक्टिक वर्क नहीं है ये, ठीक है, मेलकानक्कू केल्कानक्कू का तो पार्ट है नहीं, ये एक वर्क है ग्रामर में, तमिल टेक्स्ट है, ओल्डेस्ट तमिल टेक्स्ट। Consider the following statement about Madurai, the capital city of the Pandya kingdom. It has been described in the Madurai Khanchi as a large grand city enclosed by walls on 3 sides and the Vaigai river on the 4th side. The Arthashastra mentions it as the center of fine cotton clothes. Other literary sources describe it as a major craft center. बताइए, यहाँ पर मदुरई की बात हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, हिंट इज़ कि ठीक है, यहाँ पर इसमें स्पेसिफिकली तो हमने नहीं पढ़ा है अभी कुछ, लेकिन ये CDS 2024 का ही पेपर है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी ज्योग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। करिए जरा ज्योग्राफी का यूज़ और बताइए क्या होगा यहाँ पर। विजयनगर एम्पायर कब होगा, तो विजयनगर एम्पायर भी बाद में होगा। ठीक है, वो तो हमारा आप ये मान के चलो कि बहुत बाद में आता है। ठीक है, बहुत बाद में आता है। ठीक है, वो हमारा 11th सेंचुरी AD के टाइम पे आएगा। ठीक है, विजयनगर तो 11th सेंचुरी AD के टाइम पे आएगा, 12th सेंचुरी AD के टाइम पे। ठीक है, 12th सेंचुरी AD 2024 का। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ बिल्कुल, भावना सैनी ने सही बताया। देखो कि कॉटन जो है, अगर हम देखें तो यहाँ पर
फाइन कॉटन टेक्सटाइल्स देखने को मिलते, सेंटर था ये फाइन कॉटन टेक्सटाइल का, और वो भी मदुरई। तो मदुरई की अगर हम देखें तो बिल्कुल साउथ में है सर, बिल्कुल साउथ में। भाई कॉटन टेक्सटाइल तो वहाँ होगा ना जहाँ कॉटन अच्छे से पाया जाता होगा। कॉटन के लिए हमें पता है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है ये, उस टाइम पे ज्योग्राफी तो चेंज नहीं होगी ना, ज्योग्राफी तो वही होगी। तो ये वाला एरिया है गुजरात, महाराष्ट्र और ये साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश वाला पार्ट। ठीक है, तो ये कहाँ से हो जाएगा? तो अगर दूसरा गलत होगा तो आप देखिए, दूसरा गया, दूसरा गया, दूसरा गया। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये 3 जाने चाहिए, क्योंकि हाँ, तीनों जाने चाहिए, और यहाँ पर 1 ओनली ही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला जो है ना आपका, ये कॉटन टेक्सटाइल वाला गलत होगा। अगर दूसरा गलत होगा तो तीसरा भाई गलत होना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा वाला दूसरे वाले का साथ नहीं छोड़ रहा है। तो जहाँ पे भी ये दूसरे वाले के साथ है तो गया। इसीलिए हमें इससे हमें क्या क्वेश्चन सीख मिलती है कि हमेशा हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, नहीं तो जो वो जाएगा तुम्हें भी ले जाएगा। ठीक है तो ये चीज़ है। तो ये दूसरा गलत होगा। 5वां, विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट डील्स विद द ग्रामर? ग्रामर के साथ कौन डील करता है? मनी मेघालाई है, शीलापदिकरम है, तोल्कापियम है, या फिर पाद्यरूपाट्टू है? तो मनी मेघालाई और शीलापदिकरम तो ये एपिक्स हैं, लाइक महाभारत एंड रामायण। ठीक है, तोल्कापियम एक ग्रामेटिकल वर्क है। ये क्वेश्चन था आपका सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, ये सिविल सर्विसेज का है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वत्ता किरुटल एज मेंशनड इन संगम पोएम्स? संगम पोएम्स में ये वत्ता किरुटल का मतलब क्या होता है? किंग्स एम्प्लॉइंग विमेन बॉडीगार्ड्स, learned persons assembling in royal courts to discuss the religious and philosophical matters, young girls keeping watch over the agricultural fields and driving away birds and animals, a king defeated in a battle committing ritual suicide by starving himself to death. The answer is option number D. जब एक राजा युद्ध में हार जाता था तो वो, ठीक है, आमरण अनशन करके अनुष्ठानिक तरीके से सल्ले खाना टाइप कर लेता था, यानी कि मर जाता था। मतलब काइंड ऑफ सल्ले खाना का मतलब क्या होता है? खुद को स्टार्व टू डेथ कर लेते हो, तो वही होता था। यहाँ पर किंग को बेइज्जती टाइप लगती थी कि भाई हम डिफीट हो गए हैं, तो ये हमारा धर्म बनता है। तो धार्मिक तौर से आमरण अनशन करके अनुष्ठानिक तरीके से खुद को मतलब काइंड ऑफ डेथ के हवाले कर देते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट? कौन सा सही है? ये भी क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का 2022 का। Sangam poems are devoid of any reference to material culture. The social classification of Vern was known to Sangam poets. Sangam poems have no reference to warrior ethnic. Sangam literature refers to magical forces as irrational. संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। एनी एक्सट्रीम कीवर्ड है, एनी, ऑल, नन, नेवर, ऑलवेज। ठीक है, एक्सट्रीम कीवर्ड है। कुछ मटेरियल कल्चर के बाहर कुछ था ही नहीं वहाँ पर, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप खुद सोचो यार, वो कोवलन था अपना, ठीक है, अपनी वाइफ कन्नगी जी को छोड़ के वो माधवी के साथ जा रहा है। मतलब ये है कि आदमी का मन पे कंट्रोल नहीं है। जब मन पे कंट्रोल नहीं होता तो वहाँ पर मटेरियल कल्चर की कमी हो एकदम ही, बिल्कुल ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण सिस्टम इनको पता था उसके बारे में, सही हो सकता है, बिकॉज कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड इस तरह से नहीं है, जर्नलिस्टिक टाइप है। ठीक है, संगम पोएम में नो रेफरेंस टू वॉर एथनिक, यानी कि इसमें वॉर का कोई रेफरेंस ही नहीं है। कहीं एक जगह भी शौर्य का कोई संदर्भ भी नहीं, कहीं एक जगह भी शौर्य का संदर्भ होगा तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। अब पता नहीं बताया गया कि नहीं, लेकिन अगर मुझे बी और डी में चुनना हो तो आई विल चूज द बी, बिकॉज सोशल क्लासिफिकेशन वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बारे में पता तो होगा ही। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो नॉर्थ इंडिया में था, और नॉर्थ इंडिया में मौर्यास के, जो साउथ इंडिया था मौर्यास के रूल में था, वहाँ ऊपर तो था तो नीचे भी होगा ही। इन लोगों को पता, ऊपर तो एग्जिस्ट करता था, नीचे एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन पता तो था। विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पूम, पुहर और मुचरी। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का है 2023 का। पूछ रहा है कोरकई, पूम, पुहर और मुचरी क्या है? राजधानियाँ हैं, बंदरगाह हैं यानी पोर्ट्स हैं, आयरन स्टील मेकिंग सेंटर्स हैं, या फिर श्राइन्स हैं जैन तीर्थंकर्स के। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप, सिविल सर्विसेज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर क्या होगा? पोर्ट सिटीज़ हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला है 9th, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, करिए जल्दी से। यस, 8th का बी होगा, बिल्कुल सही है। अनुष्का, प्रियंकिता, प्रगति, जोई, अक्षरा, मतलब क्या है ये लड़कियों के आंसर आ रहे हैं क्या? लड़के लोग क्या कर रहे हैं भाई बैठ के? देखो, निधि, वैष्णवी, दिव्या, आरुषि, पूजल, सूरज, एक लड़के का नाम दिखा क्या भाई?
लड़के क्या रजाई में बैठे हाथ भी अंदर डाले हुए हो क्या? कहाँ डाले हुए हो हाथ को? हैं, निकालो हाथों को अपने और टेक्स्ट करो, यहाँ पर कमेंट में लिखो आंसर दो, ठीक है, जल्दी से। तो चरक संहिता, हाथों को अपने निकाल लो कंबल में और रजाई में जहाँ पे डाले हुए हो, ठीक है, गरमाओ हाथ को, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आंसर भी करते रहो बीच बीच में। चरक संहिता भरत जी की नाट्यशास्त्र, संगम लिटरेचर और अष्टध्यायी। तो सबसे पहले तो अष्टध्यायी की पनिनी लिखी गई थी, सबसे ओल्डेस्ट है 6 से 4 सेंचुरी BC, ठीक। देन चरक संहिता आएगी आपकी, चरक संहिता हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, है ना, रफली हम बोल सकते हैं कि 3rd सेंचुरी BC, 2nd सेंचुरी BC में संगम लिटरेचर कंपोज किया गया, 3 होगा, ठीक है। और लास्ट में तो 2 होगा, भरत जी का नाट्यशास्त्र जिसको 5th वेदा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 4, 1, 3 है नहीं, तो हम मान लेंगे कि इन्होंने कंसिडर किया होगा कि क्या, कि भाई संगम लिटरेचर पहले, क्योंकि 3rd सेंचुरी BC के टाइम पे ही दोनों ये हुए थे, चरक संहिता भी और आपका संगम लिटरेचर भी, ठीक है, चरक संहिता भी और ये भी। तो 4, 3 एंड 2, एक सेकेंड, अच्छा 1 है ना चरक संहिता, तो 1 में पड़ा हुआ है, ओके ठीक है। तो 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम में अराउंड 3rd सेंचुरी BC, है ना, 3rd सेंचुरी BC। चलो, लड़कियों को ठंड नहीं लगती, अच्छा ऐसा ही है। चलो SSC के क्वेश्चंस करते हैं अभी। वर्षा जी यहीं पे लाइव क्लास होती है ना, इसलिए। द किंगडम्स ऑफ चोला, चेरा एंड पांड्या बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडिया, तो किससे बिलोंग करते हैं? हाँ, तो सर आप लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान देते हो, अच्छा उज्ज्वल, तो इसका मतलब तुम लड़की हुए, फिर तो तुम पर हम ध्यान दे रहे हैं उतनी देर से, मतलब उज्ज्वल तुम लड़की हो, फिर तो क्यों? संगम पीरियड, ऑप्शन नंबर B। संगम पोएम्स मेंशन अ तमिल वर्ड मोवेंदर विच मीन्स व्हाट, तो मोवेंदर मेंशन करते हैं, मोवेंदर का मतलब होता है टैक्स, स्पोर्ट, चीफ या फिर हॉर्सेस। तो ये MTS 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 3 चीफ्स होते हैं हमारे, जो हमारे थिनईस थे, तो थिनई बाद में चेरा चोला पांड्या बनते हैं, उन्हीं के जो चीफ होते हैं उनको मोवेंदर बोलते हैं। फेमस बुक अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट was important for blankets and dash for its gold and precious stone during the modern period। तो प्रेशियस स्टोन्स के लिए हमारा साउथ इंडिया फेमस था, ऑप्शन नंबर C, सॉरी A। सीलापतिकरम, द अर्लीस्ट एपिक पोएम इन तमिल was written in 5th से लेके 6th सेंचुरी AD, was composed by whom। सीलापतिकरम को किसने लिखा था, जो कि इस टाइम पे लिखी गई थी 5th से लेके 6th सेंचुरी AD। तो ये किसने लिखा था? तोल्कापियर ने तोल्कापियम लिखा था, इलांगो अडिगल ने, ठीक है। सीलापतिकरम, जहाँ पे हमें ट्रायंगुलर लव स्टोरी के बारे में पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज द एम्बलम ऑफ चोला डायनेस्टी, का एम्बलम कौन था? एलिफेंट, वोल्फ, टाइगर या फिर हॉर्स? तो ये था आपका टाइगर। बो एंड एरो किसका था? चेरा का था। और पांड्या का क्या था बताएंगे कमेंट में जल्दी से। नेम द चोला इंस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज इन द लोकल। आंसर तो इसका उत्तरा मेरूर होगा, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि ये लेटर चोला का पार्ट है, ना कि अर्ली चोला का पार्ट है, ठीक है। पांड्या किंगडम वॉज फर्स्ट मेंशन बाई मेगास्थनीज हु सेड दैट देयर किंगडम वॉज फेमस फॉर पर्ल्स। पर्ल्स के लिए फेमस है। देयर कैपिटल वॉज, तो इनकी कैपिटल क्या थी पांड्या की? तो पांड्या की कैपिटल थी मदुरई। चेरा की क्या थी? चेरा की हमने देखा था वंची थी, ठीक है। और पांड्या की मदुरई थी, और चोला की क्या थी? कावेरीपट्टनम थी, जो कि हम पुअर के नाम से जानते हैं। और पांड्या का एम्बलम क्या था? फिश था, ठीक है। ये जो कि मैंने आपसे पीछे पूछा भी था आई थिंक। 17 द एम्बलम ऑफ द चेरा डायनेस्टी दैट कंट्रोल, तो एम्बलम क्या था यार, ठीक है, जो ये आपका केरला वाला रीजन को कंट्रोल कर रहे थे, और कोंगू रीजन जो तमिलनाडु में उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो कोंगू रीजन ऑफ तमिलनाडु और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला को चेरा, और इनका था आपका बो एंड एरो। राम जी का जो है ना, राम जी को हम बो एंड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस रूलर ऑफ द पांड्या डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया। फेमस रूलर ऑफ पांड्या डायनेस्टी कौन था? कराई काल तो यार चोला के काफ़ी बड़े रूलर थे, प्रोमिनेंट। अशोक तो भाई मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे। निजाम साहब, इस्लाम तो आए नहीं, इस्लाम रूल तो आए नहीं, निजाम साहब कहाँ से आ जाएंगे? तो ऑड वन आउट आप कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो आप यहाँ पर। 19th, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द संगम लिटरेचर के बारे में कौन सा सही है? ये क्वेश्चन CGL 2022 और GD 2024 में पूछा गया है, बताइए जल्दी से। हमारा अब ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 3.2 की बुक्स कब आएंगी? अभी तो नहीं, लेकिन जब आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ नया ही आएगा, कुछ बड़ा ही आएगा, ठीक है। अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ बहुत बड़ा आएगा, ठीक है।
These texts were supposed to be composed and compiled in assemblies of poets. These texts were supposed to be composed and compiled in assemblies of poet. बिल्कुल सही है, 3 संगम में हुआ था, जो कि पहली मदुरई, देन कपाटपुरम, देन मदुरई में हुई थी तीसरी वाली. संगम लिटरेचर कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट्स वर हेल्ड इन दी सिटी ऑफ मदुरई. यस, मदुरई में हुई थी. ठीक है, 2 तो हुई थी ना मदुरई में, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, बोथ 1 and 2. ठीक. अगला है अनुराधापुरा, द ओल्ड कैपिटल. भाई कितनी सर्दी यार, धुआं निकल रहा है मुँह से. अच्छा, ये धुआं जो बताओ, जो धुआं निकलता है, जो धुआं दिखता है, ये क्यों दिखता है? कौन सा इसमें होगा, कौन सा चीज़ है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चलो तब तक ये क्वेश्चन करते हैं. Anuradhapura, the old capital city of Sri Lanka, was destroyed by which of the following dynasties of South India in the 10th century AD? 10th century AD, अभी आया नहीं 10th century AD में, वही लेटर चोलास, बाद में चोला का रूल रहता है. ठीक है, चोला लोग डिस्ट्रॉय करेंगे इसको. ठीक है, तो आई थिंक कितने क्वेश्चन, 5 तो आप कर लोगे ना? क्यों? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज यूज बाई दी संगम पोइट. कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया था संगम पोइट्स ने? बहुत आसान है, तेलुगु यूज़ नहीं किया, तमिल का यूज़ किया था, है ना. तोलकापियम तमिल में था. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ द पांड्या. पांड्या का पोर्ट, भाई चेरा का मुजरी टोंडी, चोला का पूवर काविटपट्टनम, पांड्या का कोलकाई. कोलकाई कहाँ हो तुम? कोलकाई, ऑप्शन नंबर सी. ठीक. डिंडीगुल, अच्छा तमिलनाडु में एक सिटी है, किसके लिए फेमस है, कोई बताएगा? किसके लिए फेमस है डिंडीगुल? विच अमंग द फॉलोइंग चोला एम्परर्स डिफीटेड द पांड्या किंग? राजसिम्हा. अरे यार अभी नहीं है. ठीक है, बैटल ऑफ वेल्लाल और ये सब अभी कुछ पढ़ा नहीं हम लोगों ने, आगे पढ़ेंगे. एपिक ऑफ तमिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपिक ऑफ तमिल लिटरेचर? एपिक है, एपिक 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 तो तमिल तोलकापियम नहीं होगा, बिकॉज तोलकापियम एक ग्रामर की बुक है. सीलापदिकरम ये एक क्या है, एपिक है ये. ठीक है, महाभारत और रामायण की तरह. क्या पूछा था? डिंडीगुल. डिंडीगुल लॉक्स के लिए फेमस है, तालों के लिए. ठीक है, ताले चाबी के लिए फेमस है डिंडीगुल तमिलनाडु का. सिगरेट के लिए नहीं फेमस है. अच्छा, कंडेंसेशन, यस कंडेंसेशन होगा. यस 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 यस, कॉन्डेशन नहीं शिवम, कंडेंसेशन. ठीक है, लड़कों ने लगता है दिल पे ले लिया है. फिर लड़कों के आंसर आ रहे हैं, भगत सिंह, मयंक कश्यप, हैं शशिकांत, राहुल. चलो भाई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपिक ऑफ, तो हमने देख लिया सीलापतिक्रम, आई थिंक रिपीटेड है ये तो. चलो चलिए भाई, थैंक यू सभी को. और जिन लोगों को बैच चाहिए तो बैच ले सकते हैं परमार अकेडमी एप्लीकेशन और www.parmaracademy.in वेबसाइट से.